बनना है अगर भारत को, तो हमारी जो मैन पावर है, आप हैं, हम भारतवासी, हम में कुछ खास हुनर होना चाहिए, हम में स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। और इसी पर चर्चा करने के लिए न्यूज 24 की खास पेशकश, एक साल मोदी सरकार के ही एक बड़े ही स्किलफुल और स्किल्ड मंत्री राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ हैं, और हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी हमारे साथ। अनुराधा जी बिल्कुल, जैसा आपने इनका वर्णन किया उससे ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनकी काबिलियत के हम सब काबिलियत, मेहनत और हुनर, इनके हुनर की दाद देनी चाहिए। रूडी जी, ये बात बताइए कि आप जिस सरकार के युवा चेहरे हैं, उस सरकार ने विकास की बहुत बात की है, सबको साथ लेके चलने की विकास की, और आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस देश को हुनर के साथ यहाँ के नौजवान को ऐसा हुनर सिखाएं कि वो उनको जॉब मिल सके। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है और इसका एहसास और भार दोनों आपके कंधों पर है, कैसे पूरा करेंगे? देखिए, भारत सरकार में इस मंत्रालय का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन इस सरकार में मंत्रिमंडल में मैंने शपथ लिया, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जब इस विभाग का गठन किया, इस मंत्रालय का गठन किया, विभाग तो पहले बनाया जब सरकार हमारी बनी, मंत्रालय तब बना जब, और आखिर ये कदम उन्होंने क्यों उठाया? ऐसा नहीं है कि स्किल के बारे में हमने कभी चर्चा नहीं की, सुना नहीं है, देखा नहीं है, बातें नहीं सुनी है। मुझे लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तथ्य जो हम 1-2 मिनट में आपके पास रखना चाहेंगे। देखिए, अगर दुनिया की तुलना में देखा जाए, अगर आप चाइना को देखें, चीन को देखें, तो लगभग 1.5 बिलियन आबादी है, उसमें 45% लोग वहाँ के कौशल प्राप्त है, कुशल हैं। यदि आप यूनाइटेड किंगडम को देखें, लगभग 68% लोग, 100 में से 68% लोग वहाँ के लोग, उनको कौशल प्राप्त है और वो रोजगार उन्मुख हैं। अगर आप जर्मनी को देखें, वहाँ लगभग 74% लोग, 100 में हर 74 व्यक्ति उसे पूरी तरह से कौशल प्राप्त है। अगर आप जापान को ले, जापान में लगभग 80% लोग, 100 में से 80 लोग को पूरा कौशल प्राप्त है और वो रोजगार के लायक हैं। कोरिया आज 96% लोग उस देश के कौशल प्राप्त। भारत का प्रतिशत ये मात्र 2 है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं और देश में 9% सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, इसकी गति अगर बनाए रखना है तो जरूरी है, क्योंकि आज अगर सकल घरेलू उत्पाद का डिवीजन देखें तो 60% सर्विसेज है, 25% इंडस्ट्री है और बाकी जो है आपका एग्रीकल्चर लाइट सर्विसेज है। 25% में भी 12% इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्री में। अगर आपको रियल वेल्थ क्रिएट करना है और दुनिया से compete करना है तो ये मैन्युफैक्चरिंग को 12 से 20% ले जाना है। ये पूरा मैट्रिक्स देश में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये तब तक नहीं पूरा हो जाएगा जब तक हम इसको एड्रेस नहीं कर पाए। राजीव, आपने 2 बातों का जिक्र कर दिया है, माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि इन 2 बातों से ही जुड़ा है हमारा पहला सवाल। सुनिए। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे नारे जमीन पर कब नजर आएंगे? बिल्कुल, ये सवाल बहुत लाजमी है। फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि कब जमीन पर नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये काम मैंने आज शुरू किया है, लेकिन कठिनाई थी कि भारत सरकार के 24 मंत्रालय में ये काम चल रहा था। प्रधानमंत्री ने सोचा कि अगर इसके मानक स्थापित करने हैं देश में, अगर दुनिया की तुलना में हमें वो मानक स्थापित करने हैं। अब जैसे मैं अगर आप लोगों को कहूं कि ये काम 60 साल बाद शुरू हो रहा है, ये काम दुनिया में जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, इसके लिए कानून बना करके वहां ये 40 साल पहले शुरू हुआ, जो हमने आज से 6 महीना पहले प्रारंभ किया। तो ये काम धरती पर कब उतरेगा? और ऐसा आप भी अगर कहीं जाते होंगे, आज भारत सरकार के 24 मंत्रालय, मैंने कहा राज्य सरकारी, लेकिन कोई मानक नहीं है, कोई मापदंड नहीं है जिसको मन में आ रहा है, और अगर उसको कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो उसकी मान्यता नहीं है। तो मुझे लगता है इस पूरे चीज को देश में स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि आखिर 10 वर्ष की शिक्षा भारत में है, अगर वो रोजगार के लायक नहीं हो तो शायद एक बड़ा सवाल, लेकिन अगर 10 वर्ष की शिक्षा हो और 10 हफ्ते की ट्रेनिंग हो और उसे अगर रोजगार मिल सके तो मुझे लगता है इसकी आवश्यकता ये जो मानस है हमारा, राजीव आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है। ये हमारा मानस ये है कि अरे भाई क्या हो, 10वीं पास, 12वीं पास, या मैं BA हूं या मैं MA हूं, आता क्या है? कुछ नहीं आता। ये हमारा एक तरीका बन गया है। छोटा सा उदाहरण दे दूं आपकी बात। मैं बिहार से हूं और अभी हाल फिलहाल बिहार में मैट्रिक का परीक्षा हो रहा था। हमारा छपड़ा में कार्यालय है, तो जब मैट्रिक का परीक्षा चल रहा था तो वहां से एक सिस्टम बना हुआ है कि लोग अपना कंप्लेन लिख कर देते हैं या शिकायत देते हैं, स्कैन होके आ जा रहा है।
1 महीने तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं आ रहा था, इक्का दुक्का। तो हमने पूछा कि भाई का हो गइल बा, आजकल लोग कंप्लेन नहीं करत, कहता है मैट्रिक के परीक्षा चलता सर ऐसे। तो यानी कि आप जिस तरह की तस्वीर बिहार में देखे थे कि लोग एक से एक तरकीब, पर्ची में पर्ची लगा करके खिड़की के भीतर भेजना। वो मेरे एक सहयोगी तो हैं कहीं नवीन कुमार, उन्होंने कहा चमगादड़ों की तरह लोग चिपके हुए थे वहां। हाँ, तो आप लोगों ने देखा, तो इसका मतलब है कि अभी भी लोगों को लगता है कि मैट्रिक पास करना, आईए पास करना, बीए पास करना, एमए पास करना नौकरी का अभिप्राय है। डिग्री हासिल करना, डिग्री हासिल करना नौकरी का अभिप्राय है। और समाज में उसका, मेरा बेटा ग्रेजुएट है, उसका हम ग्रेजुएट बा भाई ओकर हम ग्रेजुएट बा भाई ओकर तिलक फलाना होके के चाहिए। ये जो टिपिकल जो है, तो इससे है जिस दिन ये हो जाएगा ना कि भाई अभी तक इश्तेहार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, आपके हिंदुस्तान में और आज में, आज अखबार में या जो भी अखबार हो, जिस दिन आने कि हमको दामाद चाहिए जो प्लम्बर है, जो वेतन 1 लाख रुपया कमाता है, हम उस ब्राइडरूम के रूप में वहां पर जा सके, शायद देश उस दिन हो। पर जो हम आपने तो सामंती है ना। 1 मिनट बता दो, शिक्षा के बारे में आपने कहा, अभी तक हम लोगों ने, और अभी एक चीज है को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स, इसके तहत एंट्री लेवल 1 से 10 तक, और अब सब शिक्षा में भी हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया है, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप 500-600 घंटा क्लासरूम एजुकेशन, 400 घंटा स्किल एजुकेशन, घट करके 500, उसके बाद 11वीं में वो 400 600, और जब आप सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट पाएंगे तो वो सर्टिफिकेट स्किल के साथ जो होगा उसकी मान्यता आईएससी। पर ये कागजों पर, हमने कहा ना कागजों पर अच्छा लगता है, समाज इसको क्या ग्रहण करने के लिए तैयार होगा राजीव? और उस खास करके उस देश में जहां की 54% जो है वो यंग देश है, जहाँ के यंगस्टर्स हैं, जो यहाँ के युवा हैं, नौजवान हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबको पैसा कमाना है, बहुत सारी आशाएं हैं उन सब की आप लोगों से, इसको आप कैसे करेंगे? देखिए, अगर बहुत सारी चुनौतियों में आज सबसे बड़ा है कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी बात करते हैं, तो भारत का आज डेमोग्राफिक डिविडेंड, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, सबसे बड़ा है। अबाउट 350 मिलियन पीपल हैव टू बी ट्रेन्ड टू बिकम एम्प्लॉयबल। मुझे लगता है इसकी तरफ आज हमने शुरुआत कर दी है। आप ये कहिएगा कि ये 2 दिन में पूरा हो जाएगा, 4 दिन में, लेकिन कई स्तर पर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और अगर आपके पास वक्त हो तो मैं पूरा का पूरा नक्शा दे सकता हूं। नहीं दीजिए प्लीज, क्योंकि इन बातों पर चर्चा नहीं होती है। उदाहरण हमें आपके चौंक लगाने में हमें मजा आता है, पर गंभीर बात करते हैं। उदाहरण स्वरूप, इस देश में जैसे हम अगर रेलवे की बात करें, रेलवे से हमारी पार्टनरशिप हो रही है। देश में रेलवे, आज भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़े उपक्रम है, 64,000 किलोमीटर रेलवे लाइन है, 7,000 रेलवे स्टेशन है। एक चीज रेलवे के पास है जो किसी संस्था के पास नहीं है, उसके पास प्लेटफॉर्म पर भवन है, उसके पास बिजली है डेडिकेटेड, और उसके पास पानी और बेसिक फैसिलिटी है। एक चीज भारतीय रेलवे के पास है जो किसी के पास नहीं है, वो 46,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लाइन, जो गांव-गांव देहात से होकर गुजरता है, सबके जीवन का पार्ट है। हम लोगों ने तय किया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जाकर के ऐसे 7,000 में 6,000 स्टेशन, जहां 1 से 2 गाड़ी रुकती है, उन सब स्टेशनों को, क्योंकि आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते, उनका उपयोग करना है फॉर वर्चुअल ट्रेनिंग, जो कैचमेंट एरिया है जो देहात में है। उसी प्रकार से डिफेंस में लगभग 50,000 लोग 20 वर्ष की नौकरी के बाद रिटायर करते हैं। हमें बड़ी संख्या में ट्रेनर्स की आवश्यकता है। बीए एमएससी के लोग हैं जो पढ़ाई में, या बीएड करके लोग हैं, लेकिन ट्रेनर्स की आवश्यकता है। 50,000 लोग जो प्रत्येक वर्ष आर्मी में 20वें वर्ष रिटायर करते हैं, उनका अंतिम वर्ष का उपयोग किया जाएगा कि उनकी उसमें बहुत सारे ट्रेड है, उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, उसमें मेडिकल सर्विसेज है, उसमें आर्टिलरी है, उसमें लॉजिस्टिक्स है। हमारे जो 33 सेक्टर्स हैं, जिसमें जैसे कि आज कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में अगले 2020 तक लगभग 2 मिलियन लोगों की आवश्यकता है। रिटेल में, ऑटो कंपोनेंट्स में, टेक्सटाइल्स में, हेल्थ सर्विसेज में, लाइफ साइंसेज में, ऑयल एंड पेट्रोलियम में, तो जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के बाहर जो लोगों का पेशा है उसके बारे में प्रशिक्षण का, तो इसका काम हम बड़े पैमाने आपने 33 सेक्टर्स का जो जिक्र किया, वो आपने रिपोर्ट रिलीज की थी, मैंने पूरी पढ़ी वो रिपोर्ट। उसमें एक चीज मेरे जहन में खटकी, हमने अपने चैनल पर वो खबर भी चलाई, ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरी उस बात ने, पर मैं चिंतित हुआ, इसीलिए ये सवाल आपसे। उसमें 2013 और फिर 2023 के आंकड़े वहां पर पेश किए गए हैं। 24 करोड़ लोग कृषि और कृषि से जुड़े जितनी और एक्टिविटीज हैं उनमें रोजगार पा रहे हैं, लेकिन 2023 में वो आंकड़ा और सब सेक्टर्स में बढ़ रहा है, वहां पर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। कृषि में वो आंकड़ा 21.5 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 2.5 करोड़ लोग जो आज कृषि पर निर्भर हैं वो कहीं और चले जाएंगे। क्या हम सही राह पर हैं राजीव? देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का रुख है और जो कैपिटल इंटेंसिव हम जब बात करते हैं, स्वाभाविक है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगा वैसे वैसे कृषि क्षेत्र से लोग माइग्रेट करेंगे। चीन का ही एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे
कि लगभग 400 मिलियन लोग कृषि क्षेत्र से माइग्रेट करके हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। ये दुनिया में जहां भी इस प्रकार का विकास हो रहा है, ये माइग्रेशन हो रहा है। इसलिए इसमें बहुत कुछ, जैसे हम लोगों ने जो आंकड़े दिए हैं कि 2022 तक इंक्रीमेंटल रिक्वायरमेंट इन वेरियस सेक्टर्स लगभग 112 मिलियन है, 10 करोड़ लोग। रूडी जी, इसी में एक मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आज तक ये देखा गया है कि सोच बड़ी अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, लेकिन आपके जो विचार हैं या इस सरकार के जो स्किलिंग या स्किल डेवलपमेंट को लेके विचार हैं, वो कहीं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म में फंस के और उसी तरीके से नहीं हो जाए, क्योंकि पॉलिसी गलत नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन गलत होता है। इसमें हम लोग बहुत ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि स्किलिंग का जो काम है, अगर हम पूरे देश में लगभग जो हम लोगों ने तय किया था कि 2009 में जो स्किल पॉलिसी आई थी और 2015 में हम रिवाइज कर रहे हैं, हम लोगों ने तय किया था, उस समय का जो आंकड़ा था कि 5 करोड़ लोग 2017 तक ट्रेन होंगे और अगले 45 करोड़ लोग 2022। ये आंकड़ों तक हम पहुंच नहीं पाए, पिछली सरकार ने लक्ष्य बनाया था। अब हमको इसकी तरफ बढ़ना है, तो आखिर इस चीज को पूरा कराने के लिए बड़ी राशि की जरूरत है। और औसतन ये पाया गया है कि एक व्यक्ति को, क्योंकि जो लोग हम प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं वो लोग वो हैं जो खुद से इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और आज ये माना जाता है कि 100 लोग जो कौशल विकास की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसमें से मात्र 30 लोग अपना पैसा दे सकते हैं, 70 लोग वो हैं जो नहीं दे सकते हैं। तो 70 लोगों की व्यवस्था करनी है, यानी कि अगर 500 मिलियन की बात कर रहे हैं तो उसकी अगर 30% लगभग 300 मिलियन के आसपास ऐसे लोग हैं जिसके बारे में, तो 300 मिलियन में अगर औसतन एक व्यक्ति पर अगर 20,000 रुपए का खर्चा है तो लगभग 6 लाख करोड़ की आवश्यकता है अगले 5 वर्षों में, यानी कि 1.25 लाख करोड़ की आवश्यकता है एक वर्ष में। ये बड़ी राशि है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, अगर जर्मनी के बारे में हम कहते हैं कि बड़ा कौशल विकास है, तो वहां सरकार $3 बिलियन लगाती है और इंडस्ट्री जिसको जरूरत है वो $30 बिलियन लगाती है, और तब जाके कौशल विकास होता है। तो इसलिए ये कहना कि सरकार अकेले इतना बड़ा खर्च करेगी, इसलिए इंडस्ट्री को जोड़ना है, जिसको जोड़ने का बड़ा काम मेरे जिम्मे है और मैं कोशिश कर रहा हूं। अब अगले बड़े सवाल पर पहुंचे, इसी क्रम का आखिरी एक सवाल। आप हमारी मेंटालिटी, मैंने मानस की जो बात की ना राजीव, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है हमारे देश में। अगर मैं कड़वी हकीकत, आपने मैट्रिमोनियल्स का जिक्र किया, आप बीए हैं, एमए हैं, घर पर बेरोजगार बैठे हैं, वो सबको कबूल है, लेकिन आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अपनी मेहनत से, एक प्लम्बर हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, उसको आप दीन भावना से, हीन भावना से देखते हैं। हमारा समाज देखता है कि ये भी कोई काम हुआ, बेरोजगार बैठे रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि इसको एस्पिरेशनल बनाने के लिए एजुकेशन के साथ हम लोग स्किल्स को इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि एक आदमी जो स्किल लेके निकले उसका भी सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंस हो आईए की तरह, बीए की तरह। और हमको लगता है ये वर्षों पहले शुरू होना चाहिए, जिस काम को हमने शुरू किया। थोड़ा वक्त लगेगा। मैं आपको बता देता हूं कि साधारण वेल्डर जिसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, वो शायद जो गैस पाइपलाइन पर काम करने वाला वेल्डर है और जो ऑयल रिग में भीतर जाकर के समुद्र के अंदर गोताखोरी करके जो करता है, वो आप सब लोग जो यहाँ बैठे होंगे उन सबसे ज्यादा उस व्यक्ति का वेतन है। लेकिन आखिर और मुझे लगता है कि शायद, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर वो प्रशिक्षण दिया जाए तो शायद वो जाके करना चाहे काम, लेकिन उसका मौका भी होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हम लोग इंजीनियरिंग के डिग्री से और बीटेक की डिग्री से उसके बाहर निकाल के अगर प्रशिक्षण दे तो शायद ये कामयाब। और हम वेस्टर्नाइजेशन की बड़ी बातें करते हैं, अमेरिका के बड़े सपने देखते हैं। अमेरिका में कोई घर में मेड नहीं रखता, यहाँ फुल टाइम मेड ना हो, सबके घर में मेड जरूर आ रही है। बाल कटवाने के लिए बार्बर के पास जाते हैं, वहां खुद ही काट लेते हैं बाल, सीख लेते हैं काटना, वरना जेब कट जाती है। ड्राइवर कोई नहीं रखता, यहाँ सब ड्राइवर रखते हैं। ये हमारी हकीकत है। छोटा सा उदाहरण दे दूं। हाल फिलहाल एक हम कुछ अध्ययन कर रहे थे और पता चला कि पेरू, लीमा साउथ अमेरिका में एक देश है जहां मुश्किल से 240-42 भारतीय रहते हैं। इस 17,000 किलोमीटर यहां से पेरू है। पेरू में जो इंडियन एम्बेसी है वहां जो वीजा इशू कर रहा है, तो मुझसे पूछताछ किया कि साहब इतनी बड़ी संख्या में हम वीजा इशू कर रहे हैं, पेरू से लोग भारत में जयपुर और दिल्ली में वो लॉन्ग होल ड्रिल ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, इन सबको चलाने के लिए वो व्यक्ति 17,000 किलोमीटर से दूर से ट्रेनिंग लेने आ रहा है। मैं आपको दूसरा उदाहरण दे दूं। बिहार मेरा राज्य है, झारखंड पहले का राज्य है, जो बिहार में पहले से हमारे साथ था जब हम विधायक थे। और वहां पिछले 20 साल से, और आप लोग सब लिख लीजिए, वहां ट्रकें चलती हैं, टाटा मोटर्स जमशेदपुर में है, लेकिन पिछले 20 साल से अभी तक एक भी
हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस ना बिहार में इश्यू हुआ है और ना ही झारखंड में इश्यू हुआ है, और देश भर में जाकर के लोग लाइसेंस लेके बिहार में ट्रक चलाते हैं। तो ऐसी बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। स्वाभाविक है ये एक दिन का नहीं है, पहले का है, लेकिन इस पूरे बड़े मैट्रिक्स में मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर दिशा में प्रवेश तो हमें अगर स्किल इंडिया बनना होगा, अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम बताना शुरू करते हैं अपने प्रधानमंत्री के काम को बताना अपनी सरकार, तो आप कहते हैं आप बड़े बड़बोले हो गए। अब साहब इसका क्या जवाब हो सकती बातें अगर ये लिख भी देंगे कि आज के आने वाले मंत्री बड़बोला है, मेरा तो दुकान बंद हो जाएगा। नहीं। ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। एशियन पेंट्स इजी कलर को कॉल कीजिए और आसानी से चुनिए किस दीवार पर कौन से कलर्स और डिजाइन्स बेस्ट लगेंगे। इतने सालों से इस घर ने हमें कितना कुछ दिया, सोचा जाते जाते इस घर को एक रिटर्न गिफ्ट देते जाते। सुनो, मैं ये ले लूं? हाँ, अच्छा ये वाली मेरी। हाँ, हर बार सिर्फ हूँ। अरे भाई, गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए। जच रही हो। और आप भी। जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चले 7 शेव तक। एक इंडियन फैमिली हर 7 मिनट में होंडा अमेज खरीदती है। होंडा अमेज, अमेजिंगली इंडियन। बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Someone gifted me a phone. एक्स्ट्रा था तो मैंने OLX पे डाल दिया। यार, मैंने OLX पे फोन बेचा, मुझे पैसे मिले और ऊपर से किसी और को खुशी भी मिली। It felt good. पाइए अपने यूज्ड मोबाइल के लिए बेस्ट डील OLX.in। स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के इस नए दौर में पेश है iBall 2-in-1s, किफायती और प्रोडक्टिव। काम, खेल और मनोरंजन की दुनिया में एक नई पेशकश। टैबलेट विद द पावर ऑफ PC, iBall Slide 2-in-1s, terrific performance, iBall। इस उम्र में कमजोर पाचन और गैस आम है। काफी नुस्खे आजमाए पर परेशानी दूर नहीं हुई। फिर झंडू पंचारिष्ट रोज लेना शुरू किया। अब मेरी पाचन शक्ति स्वस्थ है। आयुर्वेद पर आधारित झंडू पंचारिष्ट पेट की समस्याओं में जड़ से काम करे और पाचन तंत्र को मजबूत बनाए। अपनाइए झंडू पंचारिष्ट। अभी तो बहुत है यार। दुनिया का माइलेज चैंपियन नई बजाज प्लैटिना। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। To all my chillers out there, I'd like to make an admission. This Rupa's like बगल में air condition. ये आराम का मामला। रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। बेटो, मम्मी ने बोला था ना दीवारें खराब मत करना, सुनते नहीं हो तुम। आपसे भी शुक्ला अंकल ने कहा था बंगला बनवाते समय डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग जरूर करवा लेना। छत की हालत देखिए। हाँ? और ये बाथरूम देखा आपने? सुनते नहीं हो। दोबारा सुन लो। घर बनवाते वक्त वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करना। ओके बेटा। अब वक्त आ गया है इस दुनिया को बताने का, हमें हिंदुस्तानी होने पे गर्व है। केसर युक्त पान पसंद पान मसाला, क्योंकि हमारी बात ही कुछ और है।
नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। आप जानते हैं मैं जो भी बनाता हूँ उसमें आपकी सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखता हूँ। पर पॉलिश दाल को ये चमक पाने के लिए पानी, तेल और लेदर की मार से गुजरना पड़ता है, जिससे उसकी सेहत की परत निकल जाती है। टाटा आई शक्ति अनपॉलिश दाल चमकती नहीं है, लेकिन इसके प्रोटीन्स आपकी सेहत को चमका देंगे। टाटा आई शक्ति अनपॉलिश दाल। छुप छुप के मम्मी से छुप के, थोड़ी मस्ती थोड़ी शरारत। ग्लूकॉन डी ऑरेंज मैं बना देती। ग्लूकॉन डी ऑरेंज सिर्फ टेस्टी नहीं, इसमें है ग्लूकोज की शक्ति, विटामिन सी और कैल्शियम। ग्लूकॉन डी, तुरंत शक्ति, मजेदार स्वाद। अब कच्चे आम और पुदीना के स्वाद में नया ग्लूकॉन डी आम पन्ना। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। क्या मोदी सरकार की कामयाबियां सिर्फ कागजों पर हैं? अब ये थोड़ा ब्रॉडर है, ये आपके स्किल डेवलपमेंट से थोड़ा ब्रॉडर इशू है, क्योंकि आप इस मोदी सरकार के युवा चेहरे हैं और आपसे लोगों को, इन युवाओं को भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो क्या या आप लोगों की जो सरकार की कामयाबियां हैं वो सिर्फ मैं आपको आप कहीं से भी शुरू कर ले। मैं वो समय बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आप उतना समय हमको नहीं देंगे। छोटा सा निर्णय, 60 वर्षों में हम लोगों ने निर्णय लेना शुरू किया। बांग्लादेश के साथ हमने अपने भूमि बंटवारे करके और हमने समझौता कर लिया। उसका परिणाम क्या है? लाखों करोड़ रुपया उस बॉर्डर को सीमा सुरक्षा करने में। आप उसमें फेंसिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका एनक्लेव्स उस आपके भारतीय उनके हाथे में रहते हैं और उनके हाथे के लोग आबाद। और आप पूरे देश में कह रहे हैं कि आपका डेमोग्राफिक बदल रहा है और किस तरह से उसका प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से वहां से आने वाले माइग्रेंट्स का बोझ। आज भारत में पहली बार 60 वर्षों में एक बड़ा निर्णय हुआ कि आप आज ये स्थिति में हैं, बांग्लादेश के साथ आप बॉर्डर सील कर देंगे। क्या ये निर्णय बड़ा नहीं है? आने वाली पीढ़ियों में लोग कहेंगे कि कम से कम भारत में एक सरकार आई जिसने बॉर्डर सील किया, और कम से कम कल जो ये रोज देश भर में हम नारा लगाते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बदल रहा है, कम से कम इस तरह के निर्णय जो देश के नक्शे को सुरक्षित करता है। आप ये काले धन की बात, खैरियत है कि आप लोग सरकार में आ गए तो फिर ये आप निर्णय ले सके, क्योंकि पिछले 10 साल से आपकी जो वहां पर प्रदेश की जो भाजपा इकाई थी उसने सबसे ज्यादा इस पर हंगामा किया कि बांग्लादेश के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। रीजनल इश्यूज हो सकते हैं। एक देश में मजबूत सरकार जो आने वाली पीढ़ियों के लिए निर्णय ले, हम देश के लिए और देश के भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए ले रहे। शायद उसका लाभ जो 25-50 साल के बाद दिखेगा, लेकिन वो आने वाली पीढ़ियों के लिए देश का निर्माण हम कर रहे हैं। हम वो कल के लिए भी कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। क्या है कि मोदी सरकार के मंत्री गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात करने लगे। बात ही नहीं करते, काम करते हैं मैडम। क्योंकि Tomorrow never ends with you. With you. When the morning falls, we there so long. Well, I know जिंदगी के शानदार पलों के लिए ब्रिजस्टोन। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं।
रामगढ़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कॉलेज के टाइम पे खरीदा था ये सितार, सोचा था सीखकर अपनी दुनिया बनाऊंगा, लेकिन करियर बनाने के चक्कर में दुनिया रह गई। दादाजी तो अब सीख लो IIN से। अच्छा, जिंदगी में जब चाहे सीख लो, आइडिया इंटरनेट नेटवर्क से। सर, माई सेल्फ बलबीर सिंह, 10 साल से सिक्योरिटी का हेड हूँ। ये लकी सिटी है मेरी, इससे 3 चोर पकड़े हैं। इससे पहले तो मैं सर्कस में था सर। वो चोर को पकड़ने के लिए चोरी चमकता है ना भाई। आप बोलो सर। कौन है भाई? सिक्योरिटी पे इतना तामझाम और वायरिंग हो गया किसी और का काम। ऑफिस में लगाए HPL वायर्स, मतलब सेफ्टी आउटसाइड भी इनसाइड भी। मम्मा, मैं सिर्फ कार इंश्योरेंस रिन्यू कर रहा था, बिना कंपेयर किए। डू यू ऑल बाय इंश्योरेंस विदाउट कंपेयरिंग? PolicyBazaar.com पे जाओ, पॉलिसी साइड बाय साइड कंपेयर करो और पैसे बचाओ। PolicyBazaar.com। Bum chums, T-shirts, Bomidas and loungers. हम जब माहौल को ठंडा करते हैं, कमाल के लोग और भी कमाल का काम करते हैं। कमाल 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 करते हैं। पेश है सिम्फनी सेंट्रल एयर कूलिंग, जो बड़ी जगहों में दे कमाल का कूलिंग और कमाल की सेविंग्स। सिम्फनी, कमाल का कूलिंग। बेटो, मम्मी ने बोला था ना दीवारें खराब मत करना, सुनते नहीं हो तुम। आपसे भी शुक्ला अंकल ने कहा था, बंगला बनवाते समय डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग जरूर करवा लेना। छत की हालत देखी है? हाँ? और ये बाथरूम देखा आपने? सुनते नहीं हो? दोबारा सुन लो। घर बनवाते वक्त वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करना। ओके बेटा? स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के इस नए दौर में पेश है iBall 2-in-1s, किफायती और प्रोडक्टिव। काम, खेल और मनोरंजन की दुनिया में एक नई पेशकश। टैबलेट विद द पावर ऑफ PC, iBall Slide 2-in-1s, terrific performance, iBall। जब कब्ज हो तो दिमाग पेट में ही अटका रहता है। ट्राई कीजिए डल्कोफ्लेक्स। इसके स्पेशल कोटिंग के कारण ये वही काम करे जहां जरूरत हो। डल्कोफ्लेक्स काम करे ओवरनाइट, ताकि मॉर्निंग तक आप हो जाएं फ्रेश एंड लाइट। डल्कोफ्लेक्स बॉटल पूरी फैमिली के लिए। Grow up, boys. Motion sensing zone lighting in the new NXW from Godrej Eon. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो। जो इंडिया की सबसे मशहूर आवाजों को पलटने पर मजबूर कर दे, वही होगा द वॉइस जो दिल से निकले। पावर्ड बाय चिंग्स सीक्रेट 6 जून से एंड टीवी पर। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर ऑयल डालते ही कुछ ऐसा महसूस होता है। इसके जिप बूस्टर मॉलिक्यूल्स इंजन की रक्षा करे जिप रॉबिंग डिपॉजिट से और रखे आपके स्कूटर को नए जैसा फुर्तीला। कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर, नए जैसा फुर्तीला, आप जैसे फुर्तीलों के लिए। मम्मी से छुपके, थोड़ी मस्ती थोड़ी शरारत। ग्लूकॉन डी ऑरेंज मैं बना देती। ग्लूकॉन डी ऑरेंज सिर्फ टेस्टी नहीं, इसमें है ग्लूकोज की शक्ति, विटामिन C और कैल्शियम। ग्लूकॉन डी, तुरंत शक्ति, मजेदार स्वाद। अब कच्चे आम और पुदीना के स्वाद में नया ग्लूकॉन डी आम पन्ना। मैंने लिया केलॉग स्पेशल के 2 वीक चैलेंज। दिन में 2 बोल्स, एक ब्रेकफास्ट में, दूसरा डिनर में, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए। एंड इट वर्क्स। इस वेडिंग सीजन सिर्फ वजन घटाइए, कॉन्फिडेंस नहीं। बी स्पेशल। नमस्कार। आज तापमान हाफ सेंचुरी मारेगा और गर्मी के कारण तालाब सूखने लगेंगे। लो प्रेशर के कारण तेज बारिश आ सकती है और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अफ्रीका की रेत यहाँ उठकर आएगी। पेश है हर वेदर के लिए एशियन पेंट्स अल्टीमा प्रोटेक्ट फॉर अल्टीमेट प्रोटेक्शन। Brought to you by Bridgestone Tire, your journey, our passion, and एक टैबलेट न्यूरोबियॉन फोर्ट रोजाना रखे आपको फिट, शार्प और एक्टिव।
अच्छा ये होता है कि सरकारों के बारे में लोग बोले, जो आप पूछ सरकार रहे में हैं है साहब। जब वो बोलते हैं तो फिर उसको बड़बोलापन कहा जाता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा नहीं, इस पर तो फिर चटना साहब, इस पर प्रदीप जी तो चर्चा हो। आप बुलाते हैं मुझे टेलीविजन शो पर, आप कहते हैं बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है, और आप प्रदीप जी इतने बड़े सब कुछ होकर आप कह रहे हैं कि आप लोग बड़े बोले हो गए। अब साहब देश के लोगों को नहीं साहब पहले तो इसको दुरुस्त करना, नहीं साहब पहले तो इसको दुरुस्त करना पड़ेगा और दर्शकों को बताना पड़ेगा। आप बुलाते हो बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जब हम बताना शुरू करते हैं अपने प्रधानमंत्री के काम को बताना अपनी सरकार, तो आप कहते हैं आप बड़े बड़बोले हो गए। अब साहब इसका क्या जवाब हो सकता है? और अगर आप पत्रकार इस प्रकार के सवाल पूछेंगे कि आप आए क्यों, आप बोले क्यों, आपने बताया सरकार का अच्छा काम, आप बड़बोला हैं, तो ये प्रदीप जी आपसे तो मैं तो चलिए उनका छोड़िए। सवाल सुन लेते हैं। नहीं सवाल नहीं, अब इसी तरह की बातें अगर ये लिख भी देंगे कि आज के आने वाले मंत्री बड़बोला है, मेरा तो दुकान बंद हो जाएगा। नहीं ये पहले ही दिन शुरू कर दिया। नहीं सर, मुझे बताइए आपने कैसे बोला कि सरकार बड़बोला है? आप इतने बड़े लेखक संपादक सब कुछ है, आपने कहा कैसे? आपने बुलाया है बताने के लिए कि साल भर में आपने क्या किया। अभी तो हमने आपको एक बताया, उसको बड़बोला। अगर पूरा हम कागज अभी लिखे ही हुए हैं तो अब तो आप परेशानी हो जाएगी। आपने कहा कि 12 महीने में इतना काम कर दिया है कि वो 60 महीने के लिए काफी है। हमने कहा शुरुआत इस पर हमने कहा कि भाई अगर ये तारीफ जनता से आए तो वो सरकार के लिए सकारात्मक बात होती है। तो अब बताइए इस मंच पर हम ये नहीं कह रहे कि आप बताइए मत कि आपने क्या किया। प्रदीप जी अब आप ही बताइएगा हमको कि क्या बोलना है, तब तो बड़ा कठिन स्थिति। नहीं हम ये नहीं कह रहे आप क्या सरकार की अच्छी बातों को बोलने दीजिए। मेरा सवाल ये है कि इस देश में आप लगातार, आपकी सरकार, आपके नेता डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। 2 तरह के बेरोजगार हैं, एक पढ़े लिखे हैं जिनको आप एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, दूसरे ऐसे युवा हैं जो अनएम्प्लॉयबल हैं। उनके लिए आपकी सरकार की क्या योजना है? ये बिल्कुल स्पेसिफिक अब सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है, और इसमें तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सवाल है कि रोजगार कैसे होता है। एक तरफ लोगों को आपने प्रशिक्षण देना है कि वो आदमी रोजगार के लायक हो और इस इंडस्ट्रियल सर्विसेज सेक्टर में आकर के अपना योग्यता दे सके। एक तरफ ये ट्रेनिंग करना है, और दूसरे तरफ हमारे तरफ पर जिम्मेदारी है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, यानी कि आपके शकल घरेलू उत्पाद ग्रो करे। इसका मतलब है रोजगार कैसे होता है? रोजगार होता है उत्पन्न निवेश से। निवेश कहां से आता है? जब आपके पास कैपिटल फ्लो करे, चाहे वो विदेशी निवेश हो या देश के भीतर जो आप आर्थिक करते हैं वो इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंडस्ट्री आएगा, और जब पॉलिसी आएगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा। जब सही पॉलिसी लेके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो इंडस्ट्री आएगा, सड़कों का निर्माण होगा, फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, फिर उसके बाद रोजगार वहां लोगों को होगा। और अगर आप पिछले 1 साल का आर्थिक विकास देखें, ये सही है कि अगर आर्थिक विकास का पैरामीटर जो है उसे बदल दिया गया तो वो 2% का इजाफा हो चुका है, लेकिन क्या ये परसेप्शन में तब्दील कर रहा है? लोगों को आपकी सरकार से, आप सबसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। आपका परसेप्शन कहीं ना कहीं उस पे कहीं आप खरे उतर रहे हो। देखिए परसेप्शन तो इस बात से बनेगा कि अगर श्रीलंका में 5 मछुआरे को फांसी की सजा सुना दी जाती है, एक तरफ सरबजीत वहां पाकिस्तान के जेल में सर फोड़ के लोग मार देते हैं, और परसेप्शन तब बनाया जाता है जब देश के लोग कहते हैं कि 5 मछुआरे जिसे फांसी की सजा दी गई थी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे वहां से बखूबी बुला के वापस ले आया। जिस प्रकार से यमन में भारतीय फंसे हुए थे उनको उठा करके हम ले आए, ये सब होता है परसेप्शन का। और जब हम आप बोलने लगेंगे तो ये परसेप्शन हमको लोगों में दिखने लगेगा। 1 वर्ष के भीतर कठिनाई कहां हो रही है कि हम इस विषय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये सरकार सचमुच अच्छा काम कर रही है। हम लोगों ने इस काम को किया भी है, लोगों तक पहुंचाने का कोशिश भी कर रहे हैं, और आगे जब लोगों को इसका सीधा लाभ महसूस 100 करोड़ के लोगों के देश में जब इतनी बड़ी आकांक्षा हो, उसे पूरा करने में वक्त लगेगा। अगर आज इस देश में गोल्डन क्वाड्रिलैटरल आप देख रहे हैं तो आपको अटल जी की वो योजना याद आती है कि देश में अगर सड़कों के निर्माण का मानक इस देश में किसी से जोड़ा जाए तो अटल जी के समय उसी प्रकार से, और आज भी उस सड़कों पर चल करके हम कहते हैं कि साहब अटल, देहात में अगर गांव-गांव में गली-गली में अगर सड़क पहुंच गया है
तो वो किसी की योजना थी, उस व्यक्ति का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। ये दिल इसी मांगे तरह से मोर, आने वाले राजीव। दिनों में ये दिल मांगे मोर। देखिए आप लोगों आने ने वाले उम्मीदें दिनों बढ़ाई में थी, जो दिल मांगे योजना मोर। बीच में फिर दुकानें बंद कर दी गई, आने वाले दिनों में फिर जब देश बोलेगा तो फिर ऐसी ही योजनाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी के बारे में बोलेगा और ये हम बताएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए एक सवाल ले ले। एक बड़े मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें डाल दी हैं। दूसरे राजीव बड़ा राजीव जी बोलिए, पुराने हमारे दोस्त सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजीव जी, मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण भारत से जो पलायन होता है बड़े शहरों की तरफ, वो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, वो सब आते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में जब नौकरी नहीं होगी, जॉब्स नहीं होंगे, तो ये पलायन आप रोक नहीं पाएंगे। तब भी वहां के लोग स्किल्ड लेबर होंगे, लेकिन उनको दिल्ली, मुंबई, एनसीआर इन्हीं जगहों पर नौकरी मिलेगी। क्या ऐसी व्यवस्था हो रही है कि ग्रामीण भारत में नौकरियां, जॉब्स क्रिएशन हो स्किल्ड लेबर के साथ? देखिए, राज्यों को भी साथ साथ चलना होगा और कई राज्य, अब मान लीजिए जैसे अगर आज हम भूमि अधिग्रहण बिल की बात कर रहे हैं, ये तो कहीं नहीं कहा गया कि हम प्राइवेट पार्टी को के लिए वो रियायत दे रहे हैं। हमने कहा सरकार को अगर गांव देहात में अस्पताल बनाना है, सड़क बनाना है, स्कूल बनाना है, हवाई अड्डा बनाना है, तो हम जमीन खरीदेंगे, हम उसके लिए मुआवजा देंगे और 4 गुना मुआवजा देंगे। और जिस राज्य सरकार को ये बदलाव नहीं लाना है, मत लाइए। अब तो आने वाले दिनों में राज्य में प्रतिस्पर्धा होगा, राज्य और केंद्र में प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। और हर राज्य में ये केंद्र की सरकार अच्छी नीतियां दे सकती हैं। हम कुछ प्रयास करेंगे, राज्य की सरकारें साथ चलेंगी। और कई राज्यों से तो पलायन बिल्कुल रुक गया है, हो सकता है कि उनके गांव से उनके शहर में, लेकिन यहां कई राज्यों से सीधा पलायन उन शहरों से और उनके कैपिटल से सीधे दिल्ली और मुंबई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से रोकना पड़ेगा और ये तभी संभव है जब पूरा देश, क्योंकि अगर आप देश को एक लकीर बना दे तो वेस्ट इज मोर प्रॉस्परस देन द ईस्ट। आप एक लकीर कर दीजिए और आप खुद ही देखेंगे कि देश में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो यू लाइक टू बी ऑन द वेस्ट साइड, द होल ऑफ ईस्ट इंडिया। वी हैव टू सी दैट वी हैव टू हैंड होल्ड दीज स्टेट्स। 24 का तीसरा सवाल आपके लिए। क्या भारी बहुमत के बावजूद सरकार पर विपक्ष भारी पड़ रहा है? 42 लोग। हाँ 44, 2 मत करिए कम, 44। देखिए, एक बात तो स्वीकार करना होगा, हाँ। हमारी राज्यसभा में संख्या नहीं है, हाँ। लोकसभा में हमारे पास संख्या है और हम उनको स्पेस देते हैं कि भाई चलिए विपक्ष में बैठे, इनको प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिली फिर भी बैठे, हम उनको स्पेस देते हैं। हम में अगर ये एरोगेंस होता तो हम सब कुछ यहाँ की कार्रवाई अपनी ताकत पर कर लेते और फिर उसके बाद, लेकिन हम लोकतंत्र के उस मर्यादा नहीं, अपनी ताकत पर आप लैंड एक्विजिशन बिल कैसे पास कराते? नहीं करा पा रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल भी कर लें तो भी नहीं करा पाएंगे। ताकत की इस्तेमाल नहीं, हमारी संख्या है, हमारी बहुमत है। आप तो बड़े चालाक हैं साहब। 100 साल में बिल लेके आए और उसके बाद 1 एकड़ जमीन भी आपने नहीं किया। चुनाव के पहले आपने ऐसे ऐसे कर दिया कि भूमि है, तो 150 साल तक आप जमीन देश भर का अलट पलट करते रहे और गुड़गांव से लेके और कहां कहां आप करते रहे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। जब हम लोगों ने उस बिल को देखा और उसके कहा कि इसमें थोड़ी सुधार की जरूरत है, तो आपको मेरा सब कदम 5 साल के बाद कांग्रेस के लोग जिम्मेवार होंगे देश के लोगों को जवाब देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अगर मुझे लोगों को देश के जवाब देना है कि 5 साल में मैंने क्या किया, तो आपने मुझ पर भरोसा किया है, देश के किसानों ने भरोसा किया है, मजदूरों ने भरोसा किया है, नौजवानों ने। हम वो सब कदम उठाएंगे जो मजदूरों के लिए होगा, किसानों के लिए होगा। इसलिए देश के हित में जो होगा, गरीबों, मजदूरों, किसानों के हित में होगा, हम कदम उठाएंगे और हम लोगों को निश्चित तौर से एक साल में एक बदलाव तो आया है कि मोदी सरकार के मंत्री गरीबों, किसानों, मजदूरों की बात करने लगे। बात ही नहीं करते, काम करते मैडम। क्योंकि पिछले साल जब इलेक्शन था तब तो आपके ऊपर ये कॉर्पोरेट की सरकार बनने का लगा था, तमगा लगा था। अब वो आप कुछ भी कहिए, लेकिन हम तो कमिटेड हैं भाई गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। ये राहुल गांधी इफेक्ट है क्या राजीव? आपने ये तो कह दिया, ये राहुल गांधी इफेक्ट है क्या? वो 2 महीने हो, 70 दिन हो, छुट्टी से आते हैं और वो खड़े होते हैं संसद में, ऐसा क्यों हो रहा है राजीव भाई? ये देखिए, एक चीज समझाइएगा मुझे कि चाहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो, वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, हरसिमरत कौर बादल, तमाम लोगों को खड़े होकर जवाब देना पड़ रहा है। आप इतनी तवज्जो, इतनी तूल क्यों दे रहे हैं राहुल गांधी को? आपका सुझाव एकदम बढ़िया, आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, कुछ बेचैनी है क्या? बेचैनी है, मुझे भी लग रहा था यही बात, लेकिन अब मैं उसको अपने सुकेश यहाँ पर और आपसे सवाल पूछना चाहूँ।
दो सवाल है रूडी जी। एक, आप अरुण शौरी के बारे में नहीं कहना चाहते कुछ, राम जेठमलानी सस्पेंडेड हैं, सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी में हैं, काले धन पे बहुत आवाज वो भी उठा रहे हैं। तो पहला सवाल तो वो है कि उनके सवालों का कोई जवाब है आपके पास, पार्टी में रहते हुए आवाज उठा रहे हैं। और दूसरा, एक आरएसएस के नेता से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी को डायनेस्टिक हैंगओवर से निकलना पड़ेगा। जो अभी संदीप कह रहे थे उसको आगे बढ़ाता हूं कि जब भी राहुल गांधी खड़े होते हैं आप लोग लगता है जिटेरी हो जाते हैं। 0 आवर में परंपरा नहीं है कोई मंत्री उठ के जवाब दे, लेकिन बार बार जवाब देना पड़ता है। ये क्या डायनेस्टिक हैंगओवर है क्या कोई? देखिए, हम लोग तो रोज सुबह नोटिस आता है। देखिए साहब, व्यवस्था का किस प्रकार से लोग दुरुपयोग करते हैं। अगर आप सरकार में है, हमारी संख्या 300 है, 350 के आसपास है। जो सरकार में है वो लोकसभा के नियम के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकते हैं, और जो विपक्ष में है वो अब शून्यकाल का नोटिस नहीं देते हैं। वो हर जो उनके लिए शून्यकाल है वो कार्य स्थगन का प्रस्ताव देते हैं। कार्य स्थगन का प्रस्ताव देने का परिणाम होता है कि उनको स्पीकर, अध्यक्ष महोदया, उनको 2 मिनट का बोलने का मौका देती हैं। अब हमारे लिए बहुमत में होना हमारे लिए अभिशाप हो गया है कि हम किसी बात को रखने के लिए हमें उस नियम का लाभ नहीं। हमारे सदस्य कहते हैं साहब हमें तो आप उठाने देते नहीं हो, और ये परिवार के 2 लोग सुबह शाम खड़े हो जाते हैं। तो ये कठिनाई, तो अब व्यवस्था की कठिनाई को मैं कैसे दूर करूं? और कई बार बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो उधर बैठती हैं, क्षमा कीजिए, वो सब परिवार में निहित, व्यक्ति में निहित पार्टियां हैं। चाहे वो वहां मुलायम सिंह जी को देख लीजिए, लालू यादव के पार्टी को देख लीजिए, मायावती जी के पार्टी को देख लीजिए, कांग्रेस, ये सब व्यक्ति या परिवार में है। सिर्फ एक ही पार्टी इस देश में है जिसके आज अगर 11 करोड़ सदस्य हैं, और एक चाय वाला का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसके मैं सदस्य हूं। तो इस देश में चला है पारंपरिक तौर से परिवारवाद चला है। ये सब चुनाव के पहले रूडी जी कह चुके हैं आप तो कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि 2 मिनट के लिए कोई व्यक्ति खड़ा होता है और उसका जवाब 10-15 मिनट तक दिया जाता है, ये क्या है? आप तो चौधरी साहब को बता दिए ना कि आप सब लोग बहुत चिंतित हैं कि भाई क्यों जवाब देते हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं, हमें भी लगता है कि जवाब नहीं देना। नहीं, मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है राजीव जी, मैं इसको एकदम, आप लोग ने मेरा आपने देश कन्विंस कर दिया कि भाई ऐसे वैसे लोग, आपके मजबूत कंधों पर देश की स्किल डेवलपमेंट का बोझ है। ये थोड़ा सा ना विपक्ष को कैसे मैनेज करना, इसकी स्किल डेवलपमेंट का भी आप जिम्मा ले लीजिए। हर चीज में हम करेक्ट नहीं है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता है। इस पूरे व्यवस्था में हम कोशिश कर रहे हैं कि